नमस्कार, मैं अजय कुमार। पब्लिक सेक्टर के बैंक को वित्तीय तौर पर बहुत ही बुरी हालत से गुजर रहे 10 कंपनियों से 62,000 करोड़ रुपए की वसूली करनी थी, मगर वसूली हुई केवल 16,000 करोड़ रुपए की। आप पूछेंगे कि ऐसा कैसे हो गया। बैंक के जो अधिकारी किस्त ना भरने पर मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर और पता नहीं क्या क्या खींच कर लेकर चले जाते हैं, उन्होंने एक ही झटके में 46,000 करोड़ रुपए का कर्ज कैसे माफ कर दिया। इतना बड़ा नुकसान कैसे सह लिया? तो इसका जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉय एसोसिएशन ने सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध आंकड़ों से यह खुलासा किया है कि पब्लिक सेक्टर के बैंकों ने 10 वित्तीय तौर पर बहुत ही बुरे हालत से गुजर रहे कंपनी पर इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के तहत 62,000 करोड़ रुपए का क्लेम किया था। अडानी ग्रुप ने इन 10 कंपनियों को केवल 16,000 करोड़ रुपए में खरीद लिया, यानी बैंकों को केवल 16,000 करोड़ रुपए की वसूली हुई और 46,000 करोड़ रुपए नहीं मिले। यानी एक ही झटके में बैंकों का 46,000 करोड़ रुपए रफा दफा हो गया। आसान भाषा में आप इसे ऐसे समझिए, जब कंपनियां वित्तीय तौर पर बहुत ज्यादा कमजोर होती हैं, बैंकों से और अपने लेनदारों से लिए गए कर्ज को चुका नहीं पाती हैं, बार बार जिस दिन कर्ज को चुकाने की बारी आती है उस दिन कर्ज को नहीं लौटा पाती हैं, या एक तरह से कह लीजिए तो जब कंपनियों का दिवाला निकल जाता है, वह इंसॉल्वेंट हो जाती हैं, तो जिन्होंने भी कंपनी को कर्ज दिया है उनका कर्ज लौटाने के लिए मामला इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के तहत हल किया जाता है। इसके तहत कंपनियों को बेचने की कोशिश की जाती है ताकि बेचने के बाद जो पैसा मिले उससे कर्जा चुका दिया जाए, और अगर कंपनियां नहीं बिक पाती हैं तो कंपनियों की संपत्तियों को बेचकर कर्जा चुकाने की तरफ बढ़ा जाता है। इसे इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने यह दावा पेश किया, यह क्लेम पेश किया कि अगर इन 10 कंपनियों से उन्हें कुल मिलाकर के 62,000 करोड़ रुपए मिल जाते तो कर्जा जो उन्होंने इनको दिया है उसकी वसूली हो जाएगी। मतलब अगर अडानी ग्रुप ने इन 10 कंपनियों को 16,000 करोड़ रुपए में खरीदा है तो इसका मतलब यह बनता है कि बैंकों को करीब 46,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। तो सवाल यह बनता है कि 10 कंपनियों को अडानी ग्रुप ने क्यों खरीद लिया? कोई और खरीदार क्यों नहीं मिला? और बैंकों ने इतनी कम कीमत पर इन 10 कंपनियों को बेच कैसे दिया? HDIL प्रोजेक्ट BKC पर 7,795 करोड़ रुपए का क्लेम था, मगर अडानी ग्रुप ने उसे केवल 225 करोड़ रुपए में खरीद लिया। यानी बैंकों ने 96% का नुकसान इस कंपनी पर सहा। रेडियस स्टेट एंड डेवलपमेंट नाम की कंपनी पर 1,700 करोड़ रुपए का क्लेम बना था, मगर अडानी ग्रुप की कंपनी ने इसे 76 करोड़ रुपए में खरीद लिया। यानी यहां भी करीब 96% का नुकसान हुआ। इसी तरह से कुल 10 कंपनियों को अडानी ग्रुप ने जितने में खरीदा है उससे बैंकों को तकरीबन 74% कम रिकवरी हुई है। मतलब सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने, पब्लिक सेक्टर के बैंकों ने जितना कर्ज दिया उसका केवल 26% मिल पाया, बाकी सारी की सारी जो पैसा था वह डूब गया। कांग्रेस की तरफ से जयराम रमेश ने ट्वीट कर यह लिखा कि अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ ने सार्वजनिक रूप से उपलब्ध आंकड़ों के माध्यम से खुलासा किया है कि कैसे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के जो वित्तीय तौर पर बहुत ही ज्यादा तनावग्रस्त हालत में, बहुत बुरे हालत में जो 10 कंपनियां थीं, उन पर लगभग 62,000 करोड़ रुपए का क्लेम सेटल होना था। लेकिन नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री के पसंदीदा बिजनेस ग्रुप द्वारा इन कंपनियों के अधिग्रहण के बाद उन्हें 16,000 करोड़ रुपए से ही समझौता करना पड़ा। अर्थव्यवस्था की रंगीन भाषा में कहें तो यह बैंकों द्वारा लिया गया 74% का हेयर कट है। चलिए, अडानी पर जो चर्चा हो रही है, तो आजकल अच्छी बात है कि अडानी पर जो चर्चा हो रही है, तो अडानी पर चर्चा करते वक्त नेताओं और कारोबारियों की गठजोड़ से भारतीय अर्थव्यवस्था में जो सबसे बड़े भ्रष्टाचार की संभावनाएं हैं उन प्रवृत्तियों का भी खुलासा हो रहा है। अब इसी खबर को देख लीजिए, 62,000 करोड़ रुपए का सेटलमेंट 16,000 करोड़ रुपए में हो गया। मगर यह केवल अडानी ग्रुप के साथ नहीं है, देश भर में ऐसे कारोबारियों की बहुत बड़ी फौज है जिनका टोटल वेल्थ अरबों में है, हजारों करोड़ रुपए में है। वह बैंक से कर्ज लेते हैं, कर्ज चुका नहीं पाते हैं और बैंक का पैसा डूब जाता है।
मामला इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोर्ट के पास जाता है। जितना क्लेम किया जाता है उससे बहुत कम पैसे की वसूली हो पाती है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोर्ट की शुरुआत साल 2016 में हुई थी। इस कोर्ट के तहत दिसंबर 2023 तक करीब 891 मामलों का रिजोल्यूशन किया गया है, निपटान किया गया है। इन 891 मामलों में बैंकों का करीब 10 लाख करोड़ रुपए का कर्जा फंसा हुआ था, जिसमें से बैंकों को महज 3.2 लाख करोड़ रुपए ही मिल पाए, यानी केवल 32% कर्जे की वसूली हो पाई, जबकि 68% कर्जा जो दिया गया था, जो लोन दिया गया था, वह डूब गया। यानी नेताओं और कारोबारियों और अमीर लोगों के बीच एक अच्छा खासा ऐसा तंत्र विकसित हो चुका है जहां पर बैंक से पैसा नेताओं की मदद से कारोबारियों के खातों में पहुंचता है। कारोबारी जिस कारोबार या काम के लिए बैंक से पैसा लेते हैं उससे कारोबार को खड़ा नहीं कर पाते हैं या पैसा कहीं और पर इस्तेमाल कर दे लेते हैं और बाद में कर्जा लौट नहीं पाता है। अनिल अंबानी का ही मामला उठाकर देखिएगा। उन्होंने जिस काम के लिए बैंक से हजारों करोड़ रुपए का लोन लिया, उस लोन को कहीं दूसरे जगह पर ट्रांसफर कर दिया। वह लोन बैंक को लौटा नहीं पाए। बैंक का पूरा जो उन्होंने कर्जदारी दी थी अनिल अंबानी को, जो लोन दिया था, वह डूब गया। अब आप कहेंगे कि इसमें दिक्कत क्या है? अमीर लोग बैंक से पैसा ले रहे हैं, नेताओं और बैंक के अधिकारियों को भी कमीशन देते हैं, इससे आम जनता का क्या नुकसान है? तो यही बात यहां पर समझने वाली है कि बैंक में जो रखा गया पैसा होता है वह आम लोगों का होता है। हमारी और आपकी मेहनत की कमाई जो बचती है हम वहां पर जाकर जमा करते हैं। अगर बैंक किसी को लोन दे रही है तो हमारे और आपके पैसे से ही लोन दे रही है। अगर लोन चुकता नहीं किया जा रहा है, कर्ज लौटाया नहीं जा रहा है, ब्याज नहीं मिल पा रहा है, इसका मतलब है कि हमारे और आपके पैसे से बैंक ने जो लोन दिया है या इन्वेस्टमेंट किया है वह डूब गया। यानी बैंक में हम पैसा डालते हैं, हमें ठीक ठाक ब्याज मिलना चाहिए, मगर आप पिछले 20-30 साल का ब्यौरा उठाकर देख लीजिए। महंगाई की दर में बंपर बढ़ोतरी हुई है, जबकि बैंक के ब्याज के दर में महंगाई से बहुत कम बढ़ोतरी हुई है। मोटे तौर पर समझिए तो आपको यह समझ में आएगा कि जो 40 रुपए का सामान था वह 90 से 100 रुपए तक पहुंच गया है, मगर अगर 40 रुपए आपने बैंक में जमा किया था उसमें इतना ब्याज भी नहीं मिल पाया कि वह 40 से 50, 60 या 70 हो जाए। तो सोचिए कि कितना बड़ा घाटा हो रहा है। और वो जो बैंक में हम पैसा जमा कर रहे हैं वो इन्वेस्टमेंट में तब्दील हो रहा है, तो क्या उससे लाभ हो पा रहा है कि नहीं? इस पर कोई कह सकता है कि अब बैंक में कहां कोई पैसा जमा करता है, तब तो स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया जा रहा है। तो पहली बात यह समझिए कि जून 2024 तक भारत में जो डीमैट अकाउंट है, जिससे स्टॉक मार्केट में कारोबार किया जाता है, जो स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया जाता है, उसकी संख्या करीब 16 करोड़ है। इसमें से मुश्किल 3 करोड़ लोग एक्टिव रहते हैं जिनके पास डीमैट अकाउंट है, और जो एक्टिव हैं उनके पास भी बैंक अकाउंट है, मतलब उनका भी पैसा बैंक में जमा होता है। ऐसा नहीं है कि उनका पैसा बैंक में नहीं जमा होता है, लेकिन फिर भी अगर स्टॉक मार्केट के लिहाज से बात की जाए कि स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने के बाद पैसा बन जाता है, तो बात यह है कि जब देश की अर्थव्यवस्था बढ़ नहीं रही हो, रोजगार नहीं बढ़ रहा हो, बेरोजगारों की फौज बहुत बड़ी हो, कारोबार नहीं बढ़ रहा हो, आम लोगों की जेब में पहले के मुकाबले ज्यादा पैसा नहीं पहुंच पा रहा हो, डिमांड अर्थव्यवस्था में नहीं बढ़ पा रही हो, तो इसका मतलब है कि अगर स्टॉक मार्केट से पैसा कमाया जा रहा है तो वह पैसे पर पैसा कमाया जा रहा है। उस पैसे के पीछे किसी तरह का प्रोडक्शन नहीं जुड़ा हुआ है, किसी तरह का उत्पादन नहीं जुड़ा हुआ है। कृत्रिम तरीके से स्टॉक प्राइस ऊपर नीचे करके पैसा बन रहा है। इस तरह की प्रवृत्ति में दिक्कत यह होती है कि पैसा तो बनता है मगर किसी तरह का ठोस उत्पादन नहीं होता है। यानी कुछ लोगों के पास पैसा बहुत ज्यादा जाता है, उत्पादन होता नहीं है, और पैसे की सप्लाई जब बहुत ज्यादा होती है, उत्पादन नहीं होता है, तो महंगाई की स्थिति बनी रहती है, जैसा कि बहुत लंबे समय से भारत में बना हुआ है। मतलब अगर देश की अर्थव्यवस्था नहीं बढ़ रही है, बैंक से कर्ज लेकर के कारोबारी कारोबार को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं, बैंक को कर्जा नहीं लौटा रहे हैं, बैंक का कर्जा डूब जा रहा है, तो स्टॉक मार्केट के सहारे पैसा बनाने वाले यह नहीं कह सकते हैं कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था तरक्की के राह पर निकल चली है। इसका मतलब यह हुआ कि चंद लोग पैसा कमा रहे हैं, पैसे पर पैसा बना रहे हैं। उत्पाद से कई गुना ज्यादा पैसे की सप्लाई चंद लोगों के हाथों में है, यानी आर्थिक असमानता बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है। यही हाल इस समय हमारे देश की अर्थव्यवस्था में जो बैंकिंग तंत्र विकसित हुआ है और उस बैंकिंग तंत्र पर जो कारोबारियों की, बड़े कारोबारियों की निर्भरता है,
उससे जो निकल के आ रहा है तो कुछ ऐसा ही निकल करके आ रहा है। अब बात करते हैं सेबी की चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच को लेकर के, जिन पर एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं। सबसे पहला खुलासा हिंडनबर्ग रिसर्च ने किया। हिंडनबर्ग रिसर्च ने पूरे सबूत के आधार पर यह बताया कि सेबी की चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच का इन्वेस्टमेंट उन विदेशी फंड में भी है जहां से उन सेल कंपनियों में इन्वेस्टमेंट किया जाता है जिन्हें गौतम अडानी के बड़े भाई विनोद अडानी संभालते हैं, और जिन सेल कंपनियों का इन्वेस्टमेंट गौतम अडानी की कंपनियों में स्टॉक मैनिपुलेशन के लिए किया जाता है। यानी एक लाइन में कहा जाए तो बात यह है कि अडानी ग्रुप पर स्टॉक मैनिपुलेशन करके शेयर प्राइस बढ़ाने का आरोप लगता है, तो स्टॉक मैनिपुलेशन के काम में सेबी की चेयरपर्सन खुद भी भागीदार हैं। अगर सेबी की चेयरपर्सन की भागीदारी स्टॉक मैनिपुलेशन के काम में है तो सेबी कैसे अडानी ग्रुप की वित्तीय धांधली का छानबीन कर पाएगी? सेबी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि वह उन अल्टीमेट बेनिफिशियरी का पता लगाने में असफल साबित हुई है जो विदेशों से अडानी ग्रुप में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जबकि हिंडनबर्ग ने सबके सामने पेश कर दिया कि अडानी ग्रुप के स्टॉक मैनिपुलेशन से मुनाफा कमाने वालों में खुद सेबी की चेयरपर्सन भी शामिल हैं। ऐसे में तो यही बात हो गई कि सेबी की चेयरपर्सन शीशे के सामने खड़ा होकर के पूछती होंगी कि शीशा बताए कि आखिरकार गुनाहगार कौन है। हिंडनबर्ग के खुलासे के बाद कांग्रेस पार्टी ने सेबी की चेयरपर्सन के खिलाफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के मामले के तहत एक के बाद एक खुलासा करना शुरू कर दिया है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ दिन पहले सबूतों के आधार पर सेबी के चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच पर सेबी की चेयरपर्सन रहने के दौरान आईसीआईसीआई ग्रुप से सैलरी लेने की, ईसॉप के तहत बेनिफिट लेने की और टैक्स बेनिफिट लेने का आरोप लगाया। पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह बताया कि मौजूदा वक्त में सेबी की चेयरपर्सन ने साल 2013 में आईसीआईसीआई ग्रुप से अपना नाता तोड़ दिया था। साल 2013 तक वह आईसीआईसीआई ग्रुप की आईसीआईसीआई ब्रोकरेज सिक्योरिटी की हेड हुआ करती थी। उसके बाद आईसीआईसीआई ग्रुप के साथ उनका औपचारिक संबंध कोई नहीं था, रिश्ता टूट गया था। उसके बाद साल 2017-18 में वह सेबी में कार्यरत हैं। पहले उन्होंने अपनी सेवाएं पूर्णकालिक सदस्य के तौर पर दी, उसके बाद सेबी की चेयरपर्सन बन गई। इस दौरान नियम यह कहता है कि वह किसी भी अन्य संस्था में किसी भी तरह का फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं ले सकती हैं किसी अन्य संस्था से, मगर उसके बावजूद भी उन्होंने आईसीआईसीआई ग्रुप से 16 करोड़ 80 लाख रुपए का फाइनेंशियल बेनिफिट लिया है। यह सेबी की चेयरपर्सन के तौर पर मिलने वाली आमदनी से करीब 5 गुना ज्यादा है। तो प्रश्न यह बनता है कि आखिरकार किस काम के लिए रिटायरमेंट के बाद भी सेबी की चेयरपर्सन को आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से करोड़ों रुपए मिलते रहे। आईसीआईसीआई बैंक के कोई परचून का दुकान तो है नहीं, भारत का जाना पहचाना नामी गिरामी बैंक है। उसकी इन्वेस्टमेंट शाखाएं हैं, वह इन्वेस्टमेंट भी करता है। तो ऐसे में अगर सेबी की चेयरपर्सन करोड़ों रुपए आईसीआईसीआई बैंक से ले रही हैं तो यहां पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का बहुत बड़ा मसला बन जाता है। और यह प्रश्न बहुत मजबूत तरीके से खड़ा होता है कि वह बताएं कि उन्हें इतना ज्यादा पैसा कैसे मिल गया। यह भी प्रश्न खड़ा होता है कि जब उन्हें आईसीआईसीआई बैंक से करोड़ों रुपए मिल रहे थे तो उन्होंने सेबी की चेयरपर्सन होने के नाते इसे डिस्क्लोज क्यों नहीं किया, सबके सामने क्यों नहीं रखा। यह कैसे संभव हो सकता है कि एम्प्लॉयमेंट स्टॉक ऑप्शन प्लान के तहत अगर किसी कर्मचारी ने अपनी कंपनी के स्टॉक में हिस्सेदारी ली है तो नियम यह कहता है कि कंपनी से रिटायरमेंट की स्थिति में कंपनी से रिटायरमेंट होने के 3 महीने के भीतर उसके जो स्टॉक से मिलने वाले बेनिफिट है वो बंद हो जाएंगे। उसके बाद भी सेबी की चेयरपर्सन को ईसॉप के तहत पैसा क्यों मिलता रहा? यह विशेष सेवाएं सेबी की चेयरपर्सन को कैसे हासिल हुई? और यह कैसे संभव होता है कि किसी को अपने जिस समय उसने अंतिम सैलरी हासिल की उसके बाद रिटायरमेंट में उसे बहुत ज़्यादा उससे भी ज़्यादा पैसा मिले? यह सब सेबी के चेयरपर्सन के साथ आईसीआईसी के साथ उनके संबंध बताते हैं। इस खुलासे के बाद पवन खेड़ा ने एक और खुलासा किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पवन खेड़ा ने सेबी की चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच पर यह आरोप लगाया है कि मुंबई में उनकी एक प्रॉपर्टी है जिस प्रॉपर्टी से उन्हें रेंटल बेनिफिट मिलता है। साल 2018 से वह सेबी में कार्यरत हैं। मुंबई की प्रॉपर्टी से साल 2018-19 में उन्हें रेंटल बेनिफिट के तौर पर 7 लाख रुपए मिले। साल 2019-20 में उन्हें इसी प्रॉपर्टी से रेंटल बेनिफिट के तौर पर 36 लाख रुपए मिले। और अचानक यह पैसा इतना ज़्यादा कैसा बढ़ गया? संभव है कुछ भी हो। साल 2023-24 में मुंबई की इसी प्रॉपर्टी से माधवीपुरी बुच को 46 लाख रुपए का किराया मिला।
यह किराया उनकी प्रॉपर्टी पर कार्यरत एक कंपनी ने दिया। जो कंपनी माधवीपुरी बुच की प्रॉपर्टी पर मुंबई में काम कर रही थी उसका नाम कैरोल इन्फो सर्विस लिमिटेड है। इसके प्रमोटर वही हैं जो वॉकआउट प्राइवेट लिमिटेड के प्रमोटर हैं। मतलब इन दोनों कंपनियों के मालिक एक हैं। वॉकआउट प्राइवेट लिमिटेड के बारे में यह बात पता चली है कि इस कंपनी पर बहुत सारे वित्तीय धांधली के आरोप लगे हैं, इनसाइडर ट्रेडिंग के आरोप लगे हैं और इन सब की छानबीन सेबी की अध्यक्ष माधवीपुरी बुच के कार्यकाल में हो रही थी। माधवीपुरी बुच इन सब का जांच कर रही थी। तो यहां फिर से कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का सवाल उठ खड़ा होता है। सवाल यह बहता होता है कि आखिरकार सेबी की चेयरपर्सन उस कंपनी की छानबीन कैसे कर सकती हैं जिस कंपनी की मौजूदगी उनकी प्रॉपर्टी पर है और जहां से उन्हें रेंटल बेनिफिट भी मिलता है। वह 1000-2000 रुपए का नहीं, करोड़ों रुपए से ज्यादा का, 2 करोड़ रुपए से ज्यादा का उन्हें रेंटल बेनिफिट मिला है। तो प्रश्न का सिरा फिर से यहीं पर आकर अटक जाता है कि इन सारी बातों को सेबी की चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच ने डिस्क्लोज क्यों नहीं किया। सब कुछ जानते हुए भी वह उन कंपनियों की छानबीन में हिस्सेदारी कैसे कर सकती हैं जो कंपनियां उन्हें लाभ पहुंचा रही हैं। यह सारे प्रश्न आपस में मिलकर के यह प्रश्न फिर से खड़ा कर देते हैं कि सेबी की चेयरपर्सन की नियुक्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की अगुवाई में की गई है। सेबी कोई पारचून की दुकान नहीं है, बल्कि देश के कॉरपोरेट जगत के भ्रष्टाचार, उसकी धांधली पर निगरानी रखने के काम के लिए बनाई गई देश की सबसे बड़ी, सबसे मजबूत संस्था है जो वित्त मंत्रालय के अधीन में आती है। अगर इस संस्था के अध्यक्ष पर इतने गंभीर भ्रष्टाचार के संभावनाओं के सबूतों के आधार पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के आरोप लग रहे हैं, तो प्रश्न बनता है कि किस तरह का पैमाना अपना करके सेबी जैसे महत्वपूर्ण संस्थान के लिए उसके चेयरपर्सन की नियुक्ति करते वक्त अपॉइंटमेंट कमेटी में, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल थे, उन्होंने किन पैमानाओं के आधार पर इनकी नियुक्ति की थी, किस पैमाने के आधार पर इनका चुनाव किया था। शुक्रिया।